नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट TRA, CPT, BBA, MBA और BCom एग्ज़ाम्स के लिए अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के MCQs। तो क्वेश्चन 21 है, फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट, मतलब निम्नलिखित के सिवाय अपूर्ण अभिलेखों की सीमाएं हैं। मतलब बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो उसकी सीमाओं में आएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन के अलावा। तो वो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, दिस मेथड इज़ हाईली फ्लेक्सिबल बिकॉज इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यह विधि अत्यधिक लचीली है क्योंकि संगठन की आवश्यकता के अनुसार इसे समायोजित किया जा सकता है। तो यह एक सीमा नहीं होकर इसका एक लाभ है, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन होगा जो भी, उसके हिसाब से जैसे जैसे उसको लगेगा वो उस हिसाब से अपनी इस रिकॉर्ड्स को है मेंटेन कर सकता है। वो कम ज़्यादा जो भी रिकॉर्ड्स रखना चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग उसको समायोजित कर सकता है। तो ये एक इसका फ़ायदा है। बाकी जो A, C और D ऑप्शन है, अंडर दिस सिस्टम नो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेड, मतलब इस प्रणाली के तहत वास्तविक और नाममात्र खाते नहीं रखे जाते हैं। मतलब इसमें अपन सिर्फ पर्सनल और कैश अकाउंट ही रखते हैं। तो ये एक इसकी सीमा है। फिर ऑप्शन C है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट शोइंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति दिखाते हुए चिट्ठा तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अपन सारे अकाउंट्स नहीं रखते हैं। इस वजह से अपने को एक्चुअल जो वित्तीय स्थिति होगी, जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी साल के एंड में, वो पता नहीं चलती है अपनी। और लास्ट ऑप्शन है, इनकम्प्लीट मेथड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब यह लेखांकन अभिलेख बनाए रखने की अपूर्ण विधि है। तो इसमें क्योंकि अपन सारे अकाउंट्स नहीं खोलते, इसलिए इसको अपूर्ण विधि कहते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, मतलब वर्ष के दौरान उधार क्रय को तैयार कर पता लगाया जाता है। मतलब कौन सा अकाउंट खोल के अपन जो साल में अपने उधार क्रय हुई है, टोटल जो क्रेडिट परचेजेज हुई है, उसका पता कर सकते हैं अपन। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी कुल लेनदार खाता। तो इसमें अपन जो भी सारे फिगर्स डाल देंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा इसमें टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में, वो अपन उधार क्रय का बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं कि साल में कितनी अपन ने उधार में माल खरीदा है। फिर क्वेश्चन 23 आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब अपूर्ण अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन C आएगा, इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये सही नहीं है कि ये सभी प्रकार के संगठनों के लिए उपयुक्त है। ये सिर्फ छोटे प्रकार के जो उपक्रम है, जैसे कि कोई फुटकर व्यापारी है, कोई दुकानदार है, एकल स्वामी वाले जो भी व्यवसाय होंगे उनके लिए ही उपयुक्त है, बाकी के लिए किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी के लिए डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंट्स रखने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन A है, इट इज़ एन अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, या लेन देन रिकॉर्ड करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जैसे अपन ने पहले ही बात की थी। ये की लिमिटेशन है, मतलब इसमें कोई वैज्ञानिक तरीके से अपन अकाउंट्स नहीं रखते हैं। और ऑप्शन B है, रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड ओनली फॉर कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स, मतलब केवल नगद और व्यक्तिगत खातों के लिए ही लेन देन रखे जाते हैं। ये भी अपन ने बात की थी कि यहाँ दो ही तरीके के अकाउंट खोले जाते हैं इसमें, तो वो होते हैं नगद, और जो पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाते के जो लेन देन होते हैं उन्हीं के लिए अकाउंट्स खोलते हैं अपन। और लास्ट में, टैक्स अथॉरिटीज डोंट एक्सेप्ट इट, मतलब इसे कर अधिकारी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये अपूर्ण विधि होती है, तो इसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है, न टैक्स अथॉरिटीज न कंपनीज एक्ट। फिर क्वेश्चन 24, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओपनिंग स्टॉक इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, मतलब इकरा लेखा प्रणाली में प्रारंभिक रहतिया तैयार कर पता लगाया जाता है। मतलब इकरा प्रणाली में, मतलब जो अपूर्ण लेखा विधि है, इसमें अपन जो प्रारंभिक रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक है वो कैसे पता कर सकते हैं, क्या बनाकर अपन पता कर सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन C आएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब मेमोरेंडम व्यापार खाता। इसको बनाकर अपन बैलेंसिंग फिगर के थ्रू प्रारंभिक रहतिया प्राप्त कर सकते हैं, या प्रारंभिक ओपनिंग स्टॉक का पता अपन लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन 25 है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज ए, मतलब स्थिति विवरण है। तो स्थिति विवरण क्या होता है? तो अपन ने जैसे पहले भी बात की थी, ये चिट्ठे का ही एक रूप है। तो यहाँ ऑप्शन B आएगा, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, मतलब संपत्ति और दायित्वों का विवरण। इसमें मतलब अपने एक साइड में संपत्तियाँ दिखाते हैं और दूसरी साइड में दायित्व दिखाते हैं। फिर क्वेश्चन 26 है, अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, मतलब अपूर्ण अभिलेख प्रणाली के अंतर्गत
2 खाते रखे जाते हैं, मतलब इकरा लेखा प्रणाली में अपन कौन से 2 खाते रखते हैं। तो अपन ने इसके बारे में पहले भी बात की, अपन ने 2 ही अकाउंट अपन इसमें मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, सारे खाते नहीं बनाते। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स, मतलब सिर्फ नगद खाते और व्यक्तिगत खाते ही अपन इसमें रखते हैं और दूसरे अकाउंट नहीं बनाते हैं। फिर क्वेश्चन 27 है, कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट इज ₹50,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट इज ₹70,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आर ₹60,000, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,000, बिल्स रिसीवेबल्स ₹30,000, बैड डेट्स ₹3,000। मतलब उधार बिक्री की गणना करें यदि देनदारों का प्रारंभिक शेष ₹50,000, देनदारों का अंतिम शेष ₹70,000, देनदारों से प्राप्त नगद ₹60,000, बट्टा जो अपन ने दिया वो ₹1,000 है और प्राप्य बिल जो है वो राशि 30,000 है और डूबत ऋण जो है वो 3,000 है। तो मतलब अपने को उधार सेल्स की, उधार बिक्री की अपने को इसमें गणना करनी है और ये फिगर्स अपने पास है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो जैसे मैंने साइड में आपको बता रखा है, इसमें आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेना है, जो कि डेटर्स है। तो डेटर का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही होता है, मतलब ये क्योंकि एसेट्स होते हैं, इसकी बैलेंस नेचर जो होती है वो डेबिट होना होती है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया 50,000। फिर उसमें अपने को जो पेमेंट मिल गया तो मतलब उसकी वजह से डेटर कम हो गए होंगे, तो डेटर की नेचर जैसे डेबिट होती है, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, तो वो 60,000 अपन क्रेडिट कर देंगे जो अपने को उनसे पेमेंट मिला है। फिर उसके बाद डिस्काउंट गिवन, मतलब अपन ने डिस्काउंट दिया, कोई बट्टा दिया है, तो इसकी वजह से भी अपने डेटर्स कम हो रहे हैं, तो ये भी क्रेडिट हो जाएंगे ₹1,000 से। फिर बिल्स रिसीवेबल हैं जो अपन ने प्राप्त किए हैं, प्राप्य बिल, वो भी उसकी वजह से भी डेटर्स कम हो जाएंगे, तो वो ₹30,000 वो भी क्रेडिट होएंगे। फिर बेड डेट से डूबत ऋण हो गया, मतलब उनसे डेटर्स से अपने को कुछ नहीं मिलने, वो राशि रुपये भी वो भी क्रेडिट हो जाएगी ₹3,000। और फिर अपने को क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पता है देनदारों का, तो वो ₹70,000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ₹70,000 डाल देने हैं। तो ऐसे करके अपनी क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो 1,64,000 आ जाएगी, जबकि डेबिट साइड में सिर्फ ₹50,000 ही ओपनिंग बैलेंस है। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा डेबिट साइड में वो अपना क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, वो 1,14,000 आ जाएंगे। मतलब 1,64,000 में से ₹50,000 अपन कम करेंगे। तो यहाँ अपने क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, ₹1,14,000, मतलब 1,14,000। फिर क्वेश्चन 28 है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट इज ₹40,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट इज ₹50,000, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज ₹85,000, डिस्काउंट रिसीव्ड इज ₹2,000, वाट विल बी अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। मतलब लेनदार खाते का आरंभिक शेष यानी प्रारंभिक शेष जो है वो ₹40,000 है, लेनदार खाते का अंतिम शेष है वो ₹50,000 है, लेनदारों को नगद भुगतान जो किया है वो ₹85,000 है और अपने को जो लेनदारों से प्राप्त बट्टा है, जो बट्टा मिला है वो ₹2,000 है। तो उधार खरीद की राशि क्या होगी, मतलब अपने को उधार राशि प्राप्त करनी है, ये जो अपने को डाटा दिया हुआ उससे, तो वही वापस अपने को इसमें भी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेने हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी साइड होती है, तो लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होना होती है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड में ₹40,000 आ जाएगा। फिर आपको पेमेंट मेड जो अपन ने पेमेंट कर दिया इसकी वजह से क्रेडिटर कम हो गए हैं, तो वो अपन डेबिट कर देंगे, तो वो ₹85,000 डेबिट साइड में दिखा देंगे। डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है, अपने को डिस्काउंट मिला उसकी वजह से भी क्रेडिटर कम हो गए, तो वो भी अपन डेबिट साइड में ₹2,000 दिखा देंगे। फिर क्लोजिंग बैलेंस भी अपने को पता है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा ₹50,000। तो इस हिसाब से डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा ₹1,37,000 और जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ ₹40,000 ही हैं, तो बैलेंसिंग फिगर अपना बच जाएगा 97,000, मतलब ₹97,000 वो आएगा क्रेडिट परचेजेज। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, उधार बिक्री की, उधार क्रय की जो राशि होगी वो 97,000 होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ थोड़ा और वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए और MCQs। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय